फ्रेंड्स, आपके न्यू 12th के बैच में आज पहला चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम की सॉल्यूशन है। इससे पहले एक चैप्टर है जिसका नाम है सॉलिड स्टेट, जो कि अभी बोर्ड में इंक्लूड नहीं है, इसलिए अगर वो इंक्लूड होता है तो अपन उसको बाद में कंसिडर करेंगे। तो उससे पहले स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर। सॉल्यूशन चैप्टर एक 12th का सबसे आसान चैप्टर है और ये फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर है। इसमें देखते हैं अपन सॉल्यूशन, किसी भी चीज का सॉल्यूशन जैसे आप लेते हो तो वो मेन चीज है कि वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिलाकर बनता है। जैसे कि अगर आपने नाम सुना होगा शरबत का, शरबत अगर कोई सॉल्यूशन है तो उसमें सॉल्यूट क्या है, वो है चीनी, और सॉल्वेंट क्या है, वो है पानी। जनरली अगर आप केमिकल्स रिएक्शंस में आते हो तो सॉल्वेंट उसी को लेते हैं जिसका कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा हो, क्योंकि आपको पता होगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करती है। जैसे कि आपने सुना होगा कि ज्यादातर आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो क्या है, सॉल्यूबल इन वाटर होते हैं। तो सॉल्यूबल इन वाटर जो आयनिक बॉन्ड है वो क्यों होते हैं, क्योंकि अपन जानते हैं कि वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो लगभग रेंज करता है आपको 80 से लेकर 82 तक। जनरली बुक में 80 होते हैं, पर एग्जैक्टली अगर आप कोई स्टैंडर्ड मॉड्यूल फॉलो करते हो तो वो आपको 81 दिखता है। जो कि एक वाटर को अपन इसलिए भी यूनिवर्सल सॉल्वेंट मतलब बोलते हैं क्योंकि इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो लगभग मैक्सिमम है। मैक्सिमम होने का कारण यह है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि किसी भी दो एटम के बीच में, या कोई भी इसी मान लो और ए और बी कोई कंपाउंड है तो इसके बीच के बॉन्ड को ब्रेक करती है। इसलिए अगर आप कोई भी सॉल्वेंट लेते हो सॉल्यूशन बनाने के लिए तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जो ज्यादा है कि नहीं। ज्यादा होने का मतलब यह है कि जितना ज्यादा होगा वो कंपाउंड का जो बॉन्ड है वो क्या है, वो इतना इजिली ब्रेक होगा। और अगर किसी भी कंपाउंड का बॉन्ड इजिली ब्रेक होगा तो वो कंपाउंड जो है वो आपने जो भी मतलब रेस्पेक्टिव सॉल्वेंट लिया है उसमें क्या है कि वो इजिली सॉल्युबल होगा। ये पहला कॉन्सेप्ट है। अब देखते हैं जो आपका सेकेंड टॉपिक है वो है लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम। लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको सॉल्यूशन चैप्टर में हर जगह काम आने वाला है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा वेपर प्रेशर का। वेपर प्रेशर जनरली एक बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है जो कि सॉल्यूशन के पढ़ाते हैं मिड में, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं स्टार्टिंग में, क्योंकि जितने भी सॉल्यूशन है उसमें आपको वेपर प्रेशर क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये आना चाहिए। तो वेपर प्रेशर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है और इसके बारे में जो जो मिसकंसेप्शंस है उसको मैं डील करूंगा इसके साथ। जैसे कि अगर मैं वेपर प्रेशर को, ये लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम है, ये क्या है मैं आपको बताऊंगा। अगर सबसे पहले डील करते हैं, आई एम डीलिंग विद फर्स्ट, उसका नाम है क्या, वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर को देखने के लिए अपन एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे कि अगर आपने कोई भी कंटेनर लिया है, अगर कंटेनर लिया है तो उसमें स्टार्टिंग में अपन ने लिक्विड भरा है, तो मैंने लिक्विड भरा यहाँ पे, लिक्विड भरा, और ऊपर जो है ना वो एयर नहीं है, वो वैक्यूम है। अगर आप ऊपर वैक्यूम लेते हो और नीचे वाटर है तो लिक्विड है ये। देखते हैं जैसे कि आप इस चीज को आप मान सकते हो, जैसे कि आप कभी आप कुकर पे चावल बनाते हो तो इस कंटेनर को ले सकते हो कि स्टार्टिंग में मान लो लिक्विड है और ऊपर वैक्यूम है, क्योंकि उसका जो ऊपर का कवर है अपन पैक करते हैं। तो जैसे कि आप देखते हो कि अगर मान लो कि अगर आपने यहां से कोई भी हीट दिया,
अगर आपने हीट दिया तो सबसे पहला चीज है कि सबसे पहले इसमें लिक्विड है। तो लिक्विड है तो किसी भी लिक्विड का टेंडेंसी होता है कि अगर आप उसको हीट करते हो तो वो क्या है, उसका इवोपरेशन फास्ट होगा। इवोपरेशन का मतलब है कि एक ऐसा फेनोमेना है जैसे कोई भी लिक्विड है वो हीट पाके क्या है कि वाटर ड्रॉपलेट में या वाटर वेपर में ऊपर एक क्रिएट आता है। जैसे कि अगर शुरू में अगर ऊपर सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम है तो अगर लिक्विड नीचे अगर आप स्टार्टिंग में जो हीट करते हो तो क्या है, रेट ऑफ जो इवोपरेशन है वो मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम क्यों होगा, क्योंकि ऊपर का जो भी सरफेस है वो क्या है, खाली है। ठीक है, अगर तो अब देखो जैसे ही मैंने अगर इसको मैं सेकंड स्टेप पे लेता हूं तो अब क्या है, मेरा जो है वो वाटर ड्रॉपलेट या मॉलिक्यूल के ऊपर आ चुका है, ऊपर आ चुका है। क्योंकि ये इसलिए ऊपर आया है क्योंकि मैंने इसको हीट दिया है। तो क्या हुआ, ये वाटर जो लिक्विड है वो क्या है, इवोपरेट होके अब इस सरफेस पे आ चुका है। और मैंने कहा है कि स्टार्टिंग में इवोपरेशन जो होता है वो सबसे फास्ट होता है क्योंकि ऊपर कोई मॉलिक्यूल पहले से प्रेजेंट नहीं है। अब क्या है, उसके बाद जब आप देखते हो तो और थोड़ा सा हीट करने पे क्या होता है कि अब देखो आप ऊपर का खाली सरफेस तो इतना ही है। अगर ऊपर का खाली सरफेस इतना ही है तो जो मॉलिक्यूल लिक्विड का आपको इवोपरेट होके ऊपर गया है, अब क्या है, ऊपर एक जाम टाइप का लगा हुआ है। जाम टाइप वो जाम किसका है, वो जाम वाटर मॉलिक्यूल का है जो कि इवोपरेट होके ऊपर है। बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे हैं। तो अब क्या ये लेयर जो है वो वाटर मॉलिक्यूल जो इवोपरेशन से ऊपर आया है उनके कारण ये भर चुका है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा कि अगर ये पूरा लेयर जो पानी का है जो इवोपरेशन से आए हैं जो वाटर मॉलिक्यूल अगर ये ऊपर भर चुका है तो अब ऊपर जाम होने के कारण अब कोई भी जो आप हीट से जो भी इवोपरेट हो रहे हैं यहाँ लिक्विड के मॉलिक्यूल ऊपर, वो क्या है, उनको ऊपर तो जगह है नहीं क्योंकि पहले ही इवोपरेशन का रेट इतना तेज था कि सारा मॉलिक्यूल पानी का आके ऊपर जमावड़ा लगा चुका है। तो क्या होगा, अब क्या है कि ये मॉलिक्यूल जो है वो ऊपर जाके टकरा के नीचे आ जाएंगे। अब मान लो कि जो अगर मॉलिक्यूल अब जो फर्दर जो इवोपरेशन के बाद क्या है कि यहाँ से ऊपर जाके वो टकरा के नीचे आ जाएंगे। अब टकरा के नीचे आ जाने के बाद उनको अपन बोलते हैं, प्यार से आपने नाम सुना होगा, कंडेंसेशन बोलते हैं। कंडेंसेशन का मतलब होता है कि जैसे कि इस केस में कंडेंसेशन मतलब है कि अब जैसे कि मान लो कि आप फिजिक्स का कोई बिल लगाते हो कि जैसे आपने वाटर को हीट किया, इवोपरेट हुआ, वाटर मॉलिक्यूल का में अगर उसको हीट करते हो तो क्या है, काइनेटिक एनर्जी आएगा। और काइनेटिक एनर्जी आने का क्या हो, लेकिन ऊपर जो भी मॉलिक्यूल है वो पहले से फुली पैक्ड है क्योंकि शुरू में ही ज्यादा इवोपरेशन होने के कारण क्या है, वाटर मॉलिक्यूल जम गया। तो अब ये कहां जाएंगे, इनके पास जगह नहीं है तो ये ऊपर से टकरा के फिर नीचे आ जाएंगे। अगर नीचे आ गए तो शुरू में क्या होगा कि अगर आप एक एग्जांपल लेते हो कि अगर शुरू में 5 मॉलिक्यूल वाटर का अगर इवोपरेट हो रहा है तो 2 मॉलिक्यूल नीचे आएगा। मान लो कि पहले ऐसा था कि रेट ऑफ इवोपरेशन जो है वो बहुत ज्यादा था रेट ऑफ कंडेंसेशन से, कि हो सकता है कि सर अभी भी कुछ जगह खाली हो जहां पे वो जाके वाटर मॉलिक्यूल जो इवोपरेट हो रहा है वो जाके वहां पर सेट कर रहा हो, या जो कुछ होल्स बचा हो चाहे पार्ट आगे जहां पे जाके वो अपने आप को एडजस्ट कर पा रहा हो। तो अब देखो शुरू में क्या है कि 5 मॉलिक्यूल अगर इवोपरेट हो रहा है तो 2 मॉलिक्यूल पक्का ही नीचे आ रहे हैं टकरा के। अब देखो अब क्या होगा कि धीरे धीरे किसी भी चीज का शुरू में अगर रेट डिफरेंट हो तो बाद में जाके एक टाइम पर इक्विलिब्रियम आता है। अब जब इक्विलिब्रियम आएगा, इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जब आपको लिक्विड जो यहाँ है ऊपर जब आपको लगभग दिखेगा कि रेट जो है वो सेम है। अब मान लो कि जब रेट सेम है तो अब क्या होगा, अगर रेट सेम है तो रेट सेम होने के बाद आपको ऐसा दिखेगा कि अगर 5 मॉलिक्यूल अगर वाटर का ऊपर इवोपरेट होके जाके ऊपर है तो 5 मॉलिक्यूल क्या है, नीचे कंडेंस हो रहा है। अगर 5 ऊपर जा रहा है 5 नीचे जा रहा है, मतलब नीचे आने का मतलब कंडेंसेशन है, ऊपर जाने का मतलब इवोपरेशन है। अगर ऐसा रेट है मतलब दोनों का रेट इक्वल है, मतलब ये जो आपका सॉल्यूशन है, जो लिक्विड सॉल्यूशन है वो क्या इक्विलिब्रियम पे आ चुका है।
इक्विलिब्रियम पे आ चुका है, मतलब कि इसका रेट ऑफ इवोपरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन अब हो चुका है। मतलब अब जो लिक्विड है जो ऊपर वेपर बना रहा है उससे जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। जनरली लोगों का ये होता है कि वेपर प्रेशर कोई ऐसा है कि कोई मतलब लिक्विड होता होगा और ऊपर जाके वेपर क्रिएट करता होगा, उसका प्रेशर बिल्कुल नहीं। ये जो नीचे से जो ऊपर जा रहा है मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। अब पार्शियल प्रेशर धीरे धीरे टाइम आने के बाद वो कन्वर्ट होता है किसमें, आपका वेपर प्रेशर में। और वेपर प्रेशर सबसे पहला टर्म क्या है कि वो एक इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। मतलब वो एक इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, मतलब कि वो इक्विलिब्रियम पे आती है। मतलब यहाँ पर इक्विलिब्रियम पे आने का मतलब है कि जो आपका रेट ऑफ इवोपरेशन है और रेट ऑफ कंडेंसेशन है वो क्या है, सेम हो जाएगा। तब जो वेपर के कारण जो प्रेशर आ रहा है उसको हम बोलेंगे वेपर प्रेशर। जैसा कि आपको मैंने बताया है कि जो वेपर प्रेशर है वो एक इक्विलिब्रियम प्रॉपर्टी है। तो एक अपन स्टैंडर्ड चीज जानते हैं कि जैसे कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 298 के एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जो कि आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे, जिसको कि बोलते हैं अपन 23.8 टॉर। अब ठीक है, अब देखो यहां पर अगर देखते हैं कि प्रेशर ऑफ वेपर और टाइम वर्सेस कोई अगर ग्राफ है तो एग्जैक्टली अगर अपन देखेंगे तो मुझे ये लगता है कि प्रेशर ऑफ वेपर ही वेपर प्रेशर है, जबकि ऐसा नहीं है। जैसे कि अगर आप देखते हो इस ग्राफ को अगर आप समझोगे तो आपको लगता है कि ये ग्राफ जो है वो प्रेशर ऑफ वेपर और टाइम के बीच का ग्राफ है। अगर आप देखोगे तो ये पहले लिनियर जाके फिर कांस्टेंट की तरफ ये ग्राफ जा रहा है। इसका मतलब है कि पक्का है कि अगर कोई लिक्विड सॉल्यूशन रहा होगा तो उसमें शुरू में क्या रहा होगा कि जो आपको वेपराइजेशन है या इसको मतलब इवोपरेशन बोलते हैं वो स्टार्टिंग में फास्ट रहा है। तो मैंने पहले कहा ही था कि अगर कोई भी आप लिक्विड सॉल्यूशन लेते हो तो स्टार्टिंग में जो रेट ऑफ इवोपरेशन है वो मैक्सिमम होता है। तो क्या हुआ कि यहाँ पर जो रेट ऑफ मतलब वेपराइजेशन है या इवोपरेशन है वो बहुत ज्यादा है कंडेंसेशन से। अब क्या है कि इस पॉइंट पे जाके उस सॉल्यूशन का इक्विलिब्रियम आया है और यहाँ पे जाके ना ये पूरा जो ग्राफ है वो देखो ये रेट सेम है। मतलब कि प्रेशर ऑफ वेपर टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है क्योंकि ये रेट सेम हो गया। अब यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट पे जब आप यहाँ से यहाँ पे जाते हो तो क्या है कि रेट ऑफ वेपराइजेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन है। इसका मतलब प्रेशर ऑफ वेपर और टाइम के साथ जब अपन ग्राफ लेंगे तो इस पॉइंट पे जाके जब आप यहाँ पे जब लाइन ड्रॉ करोगे तो इस पॉइंट पे जाके ये है इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। इस ग्राफ से ये पता चला कि स्टार्टिंग में जो रेट ऑफ वेपराइजेशन है वो मैक्सिमम है, इस पॉइंट पे जाके इसका रेट कांस्टेंट हो गया। मतलब कि ये इक्विलिब्रियम आ गया उस सॉल्यूशन का। जो लिक्विड सॉल्यूशन में अपन जो देख रहे हैं वेपराइजेशन या कंडेंसेशन, तो इस पॉइंट पे जाके अगर रेट ऑफ वेपराइजेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन हो गया तो इस पॉइंट का जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट है ये है वेपर प्रेशर। क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि वेपर प्रेशर जो है वो हमेशा आता है किस पे, इक्विलिब्रियम पे आता है। अब हम लोग सॉल्यूशन के जो एक्चुअल डिफिनेशन है उस पे आते हैं। अगर आप इसका एक्चुअल डिफिनेशन देखोगे तो इसलिए अभी तक मैंने इसका एक्चुअल डिफिनेशन बताया था नहीं, कि मैंने बताया था कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज सॉल्यूशन। अब देखते हैं जो इसका सबसे एक्चुअल डिफिनेशन है वो है इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकल नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस। अब इसका मतलब है कि होमोजेनियस क्या होता है वो मुझे समझना पड़ेगा। और मिक्सचर क्या है, तो मिक्सचर तो पता है कि दो चीज से ज्यादा का कुछ ऐसा मिक्सिंग है, तो आप देखते हैं। उसके बाद ये क्या है, नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस। सबसे पहले होमोजेनिटी को समझते हैं। जैसे कि अगर मान लो सबसे अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर अपन होमोजेनियस को समझते हैं तो जैसे कि इसमें लिक्विड सॉल्यूशन है, मान लो
अगर इसमें लिक्विड सॉल्यूशन है, अगर मान लो कि आपने ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है, इसमें अगर कुछ आपने डाला तो वो क्या है, वो सोल्यूट है, वो सोल्यूट है और नीचे सॉल्वेंट है। तो अगर आपको ये पता करना है कि अगर ये सॉल्यूशन जो ये, क्योंकि सॉल्वेंट भी और सॉल्यूट भी है, तो एग्जैक्टली ये है सॉल्यूशन। अब ये पता करना है कि अगर ये सॉल्यूशन होमोजेनियस है या नहीं, तो इसमें अपन कुछ नहीं करते हैं। आप मान लो कि अगर इस सॉल्यूशन को 3 लेयर में बांट लो, ये है पहला लेयर, ये दूसरा लेयर और ये तीसरा लेयर। मान लो 3 लेयर से आपने 10-10 ml जो सॉल्यूशन है वो निकाला है, मान लो ये 10-10 ml निकाला है, तो 3 लेयर से 10-10 ml आपने जो सॉल्यूशन है वो निकाला है। और देखो कि इसमें मान लो कि ये पानी है और ऊपर से जो आपने सॉल्यूट डाला है वो मान लो कि शुगर है। तो आप ये देखोगे कि जो 10 ml ऊपर लिया है, 3 सैंपल है, 10 ml ऊपर से लिया है, 10 ml मिड से लिया है, 10 ml नीचे से लिया है। अगर आप ये पाते हो कि तीनों 10 ml सैंपल में अगर इक्वल अमाउंट ऑफ शुगर डिसॉल्व हुआ है वाटर मॉलिक्यूल में, इक्वल अमाउंट ऑफ शुगर अगर डिसॉल्व हुआ है वाटर मॉलिक्यूल, मतलब जो भी 10 ml में जो वाटर मॉलिक्यूल है उनमें अगर तीनों लेयर पे इक्वल अमाउंट ऑफ अगर शुगर प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है, इसका इस सॉल्यूशन में क्या था, होमोजेनियस था। होमोजेनियस का मतलब क्या है कि तीनों में सॉल्यूट का जो अमाउंट था वो क्या था, इक्वल था। ऐसे भी पूरे केमिस्ट्री में अगर कहीं भी आपको होमो दिख जाए तो इसका मतलब होता है इक्वल, इक्वल इन एवरी रेस्पेक्ट। जैसे कि अगर आप देखोगे तो मुझे ये मालूम चल गया कि सॉल्यूशन जो है वो एक होमोजेनियस मिक्सचर है। होमोजेनियस मिक्सचर होने का मतलब है कि इसमें इक्वलिटी है, मतलब वो जो भी आपका जो रिएक्टिंग जो आप डाल रहे हो सॉल्वेंट और सॉल्यूट में, एक होमोजेनिटी है पूरे ओवरऑल सॉल्यूशन में। मतलब कि आपको जो आपने पानी लिया था और उसमें जो आपने चीनी डिसॉल्व किया, तो वो चीनी आपको हर जगह दिख जाएगी, मतलब आफ्टर मिक्सिंग वो आपको बाहर से दिखेंगे नहीं, क्योंकि वो सॉल्यूशन क्या है, वो होमोजेनियस है। अब देखो ये बात समझ गया मैं। अब देखो आगे है नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस। एक्चुअली बात क्या है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इसमें मैंने कहा कि सॉल्वेंट का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो ज्यादा होता है, वो इसके बॉन्ड को इसलिए ब्रेक कर रहा है ताकि सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर जाए। इसलिए नहीं कि मान लो कि मैंने 2 चीज लिया, जो वो 2 सब मान लो कि जो मैंने सॉल्यूशन बनाने के लिए जो 2 सब्सटेंस लिया, अगर वो आपस में रिएक्ट कर जाते हैं तो क्या होगा, ये सॉल्यूशन हो सकता है कि एक्सोथर्मिक हो सकता है। और किसी कोई भी सॉल्यूशन मान लो कि अगर उसको मिक्सिंग करने के बाद अगर बॉन्ड का ब्रेकिंग हो या कुछ भी हो, तो अगर वो सॉल्यूशन में मान लो कि एक्सोथर्मिक हो गया, मतलब कि अगर रिएक्ट करने वाले 2 चीज आपने डाल दिया, तो क्या होगा कि जो सॉल्यूशन जो बनेगा वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक होने का मतलब कि उस सॉल्यूशन जब वो बनेगा तो क्या होगा, हीट का बाहर आना होगा। मतलब कि अगर जब कोई चीज, जैसे कि मान लो कि ए और बी रिएक्टिंग चीज है, रिएक्टिंग चीज है, तो क्या हो, ए बी बना सकते हैं, ए बी प्लस हीट। मतलब कि अगर आप वो सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है जिसको कि मिक्सिंग करने पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को क्या हो, आपका जो भी रिएक्शंस हो वो क्या हो, वो एक्सोथर्मिक हो जाए। सॉल्यूशन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो अपन अपलोड करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, और तब देखेंगे कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या था, हेटेरोजेनियस क्या था। तब तक के लिए बाय बाय।